दोस्तों बात करें तो मार्केट के अंदर जो कंपनी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक स्कूटर बेच रही है आज के समय में वो ओला इलेक्ट्रिक है। मतलब पिछले कुछ महीने की अगर रिपोर्ट्स अगर देखें तो यहाँ पे 1:2 के रेशियो पे उन्होंने स्कूटर बेचे। यानी कि मार्केट के अंदर जितने भी इलेक्ट्रिक स्कूटर बिक रहे हैं ना उसमें से 50% का शेयर यहाँ पे सिर्फ ओला इलेक्ट्रिक कंपनी ने ले रखा है। लेकिन क्या सच में वाकई में ओला के स्कूटर इतने अच्छे कि सब लोग उसको पसंद कर रहे हैं या कुछ कमियां भी हैं? वेल, इन सब के बारे में बात करते हैं। लेकिन ये बात यहाँ पे सबसे पहले जानना जरूरी कि ओला ही अकेली कंपनी नहीं है जो इलेक्ट्रिक स्कूटर मार्केट में। ओला से पहले देखा तो एथर कंपनी थी जो उसका इलेक्ट्रिक स्कूटर आता था 450X। इसके साथ ही यहाँ पे टीवीएस कंपनी जो कि बहुत ही पुरानी लेगेसी ऑटोमेकर है तो उसका टीवीएस iQube आता था। और तो और यहाँ पे आपको बजाज कंपनी का चेतक इलेक्ट्रिक भी देखने को मिलता था। लेकिन एक बात है कि 2021 में जब ओला इलेक्ट्रिक आई ना उससे पहले इन कंपनीज की जो सेल्स थी वो बहुत ही ज्यादा कम थी। जैसे कि मेरे को आज भी याद है कि चेतक यहाँ पे आपको सिर्फ पुणे बेंगलोर के अंदर देखने को मिलता था। यहाँ तक की बात करें टीवीएस iQube का भी पुराना मॉडल आता था और एथर यहाँ पे बेंगलोर और सदर्न इंडिया जो रहता है ना वहां पे ज्यादा फोकस करती थी। लेकिन ओला इलेक्ट्रिक के आने के बाद मार्केट के अंदर एक ऐसा शिफ्ट आ गया कि यहाँ पे हर एक कंपनी अग्रेसिव हो गई। टीवीएस ने अपना नया वर्जन निकाला, एथर हर साल अपने स्कूटर के अंदर नए चेंजेस नए मॉडल को निकाल रही है। यहाँ तक की बात करें हीरो मोटोकॉर्प ने अपनी विडा इलेक्ट्रिक स्कूटर को निकाला जो कि लिटरली मार्केट में एक ऐसा इलेक्ट्रिक स्कूटर है जिसके अंदर रिमूवेबल बैटरी देखने को मिलती है। और बजाज चेतक ने भी नए वर्जन्स निकाले हैं और ओला इलेक्ट्रिक के कंपटीशन के कम्पीट करने के लिए ये लोग अपने नए मॉडल्स पे काम कर रहे हैं और अपनी प्रेजेंस को भी बढ़ा रहे हैं। यहाँ तक कि रिवोल्ट कंपनी जो कि रीब्रांडेड मोटरसाइकिल है वो भी लिमिटेड जगह मिलती थी, अब उसने भी अपनी प्रेजेंस इंक्रीज करी। यानी कि ओला इलेक्ट्रिक के आने के बाद एक बड़ा शिफ्ट आया मार्केट में जिससे ओला की सेल्स तो बढ़ी लेकिन दूसरी कंपनीज को भी यहाँ पे बेनिफिट हुआ। लेकिन क्या वाकई में इससे कोई पॉजिटिव इंपैक्ट है? चलिए ये समझने की कोशिश करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर ओला इलेक्ट्रिक के स्कूटर सबसे ज्यादा क्यों बिकता है। और इसका सबसे सिंपल रीजन है उसकी प्राइसिंग। आज के समय में लगभग 70,000 रुपए से इनके स्कूटर की स्टार्टिंग होती है प्राइस की और 1,30,000 तक जाते हैं। जबकि मेजोरिटी जो अच्छे इलेक्ट्रिक स्कूटर्स होते हैं उनकी कीमत 1,00,000 रुपए के ऊपर है। और हाँ, यहाँ मैं एक्स शोरूम प्राइस की बात कर रहा हूँ। ऑन रोड प्राइस स्टेट टू स्टेट डिफर करता है इसलिए वो थोड़ा इंक्रीज हो जाता है। लेकिन मार्केट में जो सबसे अफोर्डेबल गाड़ी आपको देखने को मिलेगी इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर वो यहाँ पे आपको ओला कंपनी की है। क्योंकि उन्होंने क्या किया कि अपने व्हीकल को सस्ता करने के लिए काफी सारी कॉस्ट कटिंग करी, जिसमें से एक कॉस्ट कटिंग उन्होंने करी कि यहाँ पे मिड ड्राइव मोटर को हटा के हब मोटर को डाला। अब हब मोटर देखा जाए तो वो मोटर होती है जो आपकी जो टायर होता है उसके ऊपर लगाई जाती है। ये आपको जो सस्ते रीब्रांडेड इलेक्ट्रिक स्कूटर्स थे उसके अंदर भी यही हब मोटर देखने को मिलती है। इवन टीवीएस iQube के अंदर भी यही है। लेकिन यहाँ पे जो महंगे अच्छे प्रीमियम इलेक्ट्रिक स्कूटर थे, इवन जैसे खुद बात करें ओला के S1 Pro की या एथर की, वहां पे आपको मिड ड्राइव मोटर है जहां पर एक बेल्ट ड्रिवन सिस्टम होता है जो यहाँ पे मोटर से टायर को यहाँ पे कनेक्ट करता है बेल्ट के थ्रू। एग्जैक्टली में बात करें तो मिड ड्राइव मोटर ज्यादा बेटर है। वहां पे आपका एनर्जी लॉस कम होता है, प्लस वहां पे आपको ज्यादा अच्छी एफिशिएंसी, ज्यादा रेंज, ज्यादा स्पीड, सब कुछ बेटर देखने को मिलता है। हब मोटर में देखा तो ब्रेक डाउन, हीटिंग वगैरह हो सकती है, लेकिन मिड ड्राइव महंगी होती है, हब मोटर सस्ती होती है। इसलिए ओला ने अपनी जितनी भी सस्ती गाड़ी है प्रो को छोड़ के सभी मॉडल्स के अंदर इसको डाल दिया क्योंकि वो अपने प्रोडक्ट की कीमत को कम करना चाहते थे और यहाँ पे लाना चाहते थे कि मार्केट के अंदर जो पेट्रोल स्कूटर होता है ना उसकी बराबर यहाँ पे कर ले। अब इससे तो यहाँ पर ये हुआ कि जो सस्ते रीब्रांडेड इलेक्ट्रिक स्कूटर थे उनकी सेल यहाँ पे कम होने लगी, क्योंकि जो सस्ते रीब्रांडेड है और जो किसी भी कंपनी के नाम से यहाँ पर बिकते हैं उससे बेटर तो है कि आप ओला का ले लो, क्योंकि वहां पे आपको कम से कम एक ब्रांड वैल्यू तो मिली जाएगी बजाय कि दूसरी चीजें तो रहने दो। तो वहां पर तो एक बेनिफिट यहाँ पर मिला। इसी वजह से कीमत इन्होंने कम रखी। इवन जो इनका टॉप एंड मॉडल आता है उसकी कीमत भी कंपटीशन के जितने भी स्कूटर होते हैं ना उनसे कम है। इसी वजह से आज के समय में इनके स्कूटर की सेल ज्यादा होती है क्योंकि प्राइस पॉइंट बहुत लो है। अगली चीज इन्होंने यहाँ पे फोकस की रेंज पे। जिस प्राइस पॉइंट पे जितने भी स्कूटर आते हैं ना उन प्राइस पॉइंट पे उन्होंने बैटरी कैपेसिटी अच्छी रखी है। जैसे कि 70,000 के अंदर आपको 2 किलोवाट आवर की बैटरी मिल जाएगी और जो उनका महंगा प्रीमियम स्कूटर आता है उसके अंदर 4 किलोवाट आवर की बैटरी है, जिस कारण से बैटरी की क्वालिटी सही है। बैटरी अगर अच्छी मिल रही है ना तो रेंज ज्यादा मिलेगी। इस वजह से मार्केट में जितने भी इलेक्ट्रिक स्कूटर्स है ना सबसे ज्यादा रेंज यहाँ पे ओला कंपनी प्रोवाइड करती है। ये एक सबसे बड़ा बेनिफिशियल फैक्टर मिला क्योंकि लोगों को ना ये चाहिए कि कम से कम चार्ज करना पड़े लेकिन लंबे से लंबा वो चला पाए। इसका भी एक बेनिफिट यहाँ पर मिला और डेफिनेटली मार्केट में जितने भी कंपटीशन के स्कूटर है सबसे ज्यादा वो कर रही है। और अगली चीज यहाँ पर उन्होंने रिसेंटली जो इंट्रोड्यूस करी थी वो थी 8 साल की वारंटी, क्योंकि यहाँ पे ओला कंपनी को पता था कि
लोगों के मन में डर रहता है कि आज हमने एक इलेक्ट्रिक स्कूटर लिया, 4 साल 5 साल बाद की यहाँ पे वारंटी यहाँ पे खत्म हो जाएगी, उसके बाद बैटरी चेंज करानी पड़ेगी। इसी डर को हटाने के लिए 8 इयर्स की वारंटी इंट्रोड्यूस करी, जिस कारण से जो नए स्कूटर आ रहे हैं उसमें अगर 8 साल के अंदर कोई दिक्कत आएगी बैटरी में तो कंपनी फ्री में रिप्लेस करेगी, जिससे लोगों के मन में जो फियर होता है वो यहाँ पे कम हो गया। तो एक बात यहाँ पर है, इसके साथ ही ये समझना पड़ेगा कि 8 साल की वारंटी क्यों प्रॉमिस करी उन्होंने, क्योंकि ओला कंपनी यहाँ पे अपनी गीगा फैक्ट्री बिल्ड करी जहाँ पे वो अपने खुद के सेल्स यहाँ पे मैन्युफैक्चर करेगी, जिसका बेनिफिट ये रहेगा कि अगर वो खुद के सेल यहाँ पे इंडिया में बनाएंगे तो वो एंड टू एंड सारी चीजें कंट्रोल कर सकते हैं और उन्हें पता है कि सेल की क्वालिटी कैसी है, इसलिए वो लंबी वारंटी प्रॉमिस कर सकते हैं। और ये भी जानना जरूरी कि यहाँ पे जो कंपनी है उसे पता है कि लोग कितना इसे यूज करेंगे और उसके बाद अगर बैटरी रिप्लेसमेंट आएगी तो आज के समय में कीमत ज्यादा है, लेकिन खुद के सेल बनाएंगे और उसके बाद धीरे धीरे बैटरी की कीमत जब डाउन होगी तो उनको बैटरी रिप्लेस करना भी सस्ता पड़ेगा। इसी वजह से उन्होंने 8 साल की वारंटी यहाँ पे प्रॉमिस करी, जो कि एक काफी प्लस पॉइंट बना और उन लोगों के लिए जो लोग इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर लेने से थोड़ा घबरा रहे थे। तो काफी सारे जो एंट्री बैरियर होते वो यहाँ पे इन्होंने फिल करे। इसके साथ कुछ और चीजें थी जैसे कि ऑफलाइन शोरूम ओपन करना, क्योंकि जितने भी शोरूम है वो कंपनी ऑपरेटेड है, क्योंकि कंपनी D2C काम करती है। बीच में जितने भी डीलर्स होते हैं सबको यहाँ पे गायब कर दिया, डीलर्स हटाने से प्रोडक्ट की कॉस्ट कम हो गई, इसका बेनिफिट उठाया उन्होंने। और इसके साथ ही सॉफ्टवेयर फीचर्स पे काम किया, क्योंकि उन्हें पता था कि नॉर्मल इलेक्ट्रिक स्कूटर लोग लेंगे नहीं, इसलिए फीचर्स यहाँ पे डाल दो। तो AR और जो प्रो आता है उसके अंदर आपको टच स्क्रीन वगैरह देखने को मिलता है, नेविगेशन होता है, गाने सुन सकते हो, पार्टी मोड है और सॉफ्टवेयर अपडेट से लोग नई नई चीजें क्रिएट करते रहते हैं, तो वो भी एक चीज थी। और इसके साथ उन्हें पता था काफी सारे लोग पॉइंट A से पॉइंट B जाने के लिए लेंगे, तो S1X निकाल दी जिसके अंदर चाबी रहती है, ताकि जिन लोगों को बेसिक स्कूटर चाहिए वो यहाँ पे उन्हें मिल जाए। तो बेसिकली उन्होंने यहाँ पर ये किया कि हर एक प्राइस कैटेगरी को कैटर करते हुए अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर को यहाँ पे डिजाइन कर दिया। और इसके पीछे की चीज देखा जाए तो उन्होंने ये सब कुछ अचीव किया पिछले 3 साल से अंदर ही। अगर आप लोगों को मालूम है तो ओला इलेक्ट्रिक के जब स्कूटर्स आए थे तो उन्हें काफी ज्यादा नेगेटिव क्रिटिसिज्म मिला था, क्योंकि काफी सारे स्कूटर में इश्यूज थे, काफी प्रॉब्लम आ रही थी और लोगों को काफी दिक्कतें आ रही थी। लेकिन इतना पता है कि कंपनी ने यहाँ पर काम किया, उन्होंने लोगों को सुना और नए जनरेशन के ऊपर लेकर आए, जनरेशन 2 वगैरह लेकर आए और चीजें यहाँ पर फिक्स करी। लेकिन सवाल आता है कि कंपनी यहीं पर रुक जाएगी या इसके अलावा भी मूव ऑन करेगी, क्योंकि देखा जाए तो ओला इलेक्ट्रिक से लड़ने के लिए काफी सारी दूसरी कंपनीज अपने भी हथियार अपना रही है। जैसे एथर ने अपना एथर रिस्टा को निकाला है, TVS अपने iQube का भी एक नया वर्जन लाने वाली है, बजाज चेतक भी 1 लाख के प्राइस पॉइंट पे, इवन हीरो मोटोकॉर्प भी 1 लाख के प्राइस पॉइंट पे उतार रही है। तो ऐसा नहीं कि मार्केट में सिर्फ ओला रहेगी, दूसरी काफी कंपनीज को जो कंपटीशन मिला है ना, अब उन्होंने भी यहाँ पे काम करना शुरू किया। लेकिन ओला को यहाँ पे फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिला। लेकिन इसके साथ अगली चीज रहती है कि काफी सारे लोग हैं जो अभी भी अपार्टमेंट में रहते हैं और वो ओला के स्कूटर नहीं ले सकते। ये बात उन्हें पता है, तो आज के समय में वो रिमूवेबल बैटरी वाले स्कूटर यहाँ पे काम कर रहे हैं। इसके साथ ही बात करी जाए तो उन्हें पता है कि यहाँ पे काफी सारे लोग की डिमांड इलेक्ट्रिक बाइक्स की थी, तो वो आज के समय में अपनी खुद की इलेक्ट्रिक बाइक डेवलप कर रहे हैं। लास्ट ईयर कुछ कॉन्सेप्ट और प्रोटोटाइप शोकेस किए थे, लेकिन इतना पता है इस साल 1 या 2 बाइक्स आपको देखने को मिलेंगी, जिससे बाइक वाले सेक्टर को वो रिवोल्यूशनाइज कर सके। क्योंकि बाइक एक ऐसी कैटेगरी है जिसको आज तक कोई भी कंपनी क्रैक नहीं कर पाई। मार्केट के अंदर आपको मैटर कंपनी की इलेक्ट्रिक बाइक है, टॉर्क की है, वो क्रैक नहीं कर पाए, रिवोल्ट की बाइक है वो क्रैक नहीं कर पाई, एक प्रीमियम इलेक्ट्रिक बाइक आती है अल्ट्रा वायलेट, वो भी यहाँ पे क्रैक नहीं कर पाई। देखने वाली बात है कि ओला की जो इलेक्ट्रिक बाइक है क्या लोगों की जो नीड है वो फुलफिल कर पाती है। खैर वो भी एक चीज है। इसके साथ देखा जाए तो आज के समय में रिपोर्ट आती है कि वो अपने इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर पर भी काम कर रहे हैं और शायद वो इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर वाले स्पेस में उतरे। अगर कंपनी अगर सेल बना रही है, गाड़ी बना रही है, तो 3 व्हीलर भी बना सकते हैं। और इंडिया में देखा जाए तो इलेक्ट्रिक के अंदर सबसे ज्यादा 3 व्हीलर्स यहाँ पे बिकते हैं, 2 व्हीलर से तो बहुत ज्यादा, तो शायद उस मार्केट को क्रैक करना चाहते हो। और तो और ये भी सुना था कि 2024 के अंदर वो अपनी कार निकालेंगे। सच बात बताऊं कि अभी तक कार से रिलेटेड पिछले 1.5 साल से कोई न्यूज नहीं है। 2022 में आखिरी बार बात करी थी कार की, 2024 आ गया। अब देखने वाली बात है कि कार का स्टेटस क्या रहता है, क्योंकि कार फैक्ट्री से रिलेटेड भी कोई न्यूज नहीं है। अब देखने वाली बात है कि ये जो कार फैक्ट्री रहती है आपको कब देखने को मिलती है, और ऐसे काफी सारी चीजें वो शोकेस करते रहते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं रहता कि सारी चीजें यहाँ पर है। तो ये कुछ चीजें हैं अच्छी जो उसके साथ चल रही थी, लेकिन कुछ नेगेटिव साइड भी यहाँ पर जुड़े हुए। सबसे पहले तो कई सारे लोग की ओला से रिलेटेड अभी भी कंप्लेंट आती है। कुछ लोगों का एक्सपीरियंस अच्छा है, लेकिन कई लोगों ने कंप्लेंट कराई कि जनरेशन 2 जब बनाई तो वहाँ पे बिल्ड क्वालिटी में प्लास्टिक थोड़ा ज्यादा यूज किया, जिससे कुछ लोगों को यहाँ पर दिक्कत है, जिससे गाड़ी को सस्ता करने के चक्कर में कुछ जगह कॉस्ट कटिंग करी गई थी।
तो वहां पर उन्हें शायद थोड़ा काम करने की जरूरत है। मेरे को लगता है कि अगर एक अच्छा प्रोडक्ट ये लोग डिलीवर करे तो वो लॉन्ग रन में एक बेटर चीज साबित हो सकती है। आज के समय में सुनने में आया कि जनरेशन 3 पे काम कर रहे हैं, क्योंकि जनरेशन 1 निकाली, वहां से जो फीडबैक मिला वो जनरेशन 2 में डाला, उसको सस्ता बनाया। अब जनरेशन 2 से जो फीडबैक आएगा वो जनरेशन 3 में इंप्लीमेंट करेंगे। हो सकता है डिजाइन भी कुछ देखने को मिले, तो वो 1-2 सालों के अंदर हम देखेंगे। इसके साथ ही कई सारे लोगों को दिक्कत आती है इसके सॉफ्टवेयर ग्लिचेस की, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो कंपनी ने जो प्रीमियम इलेक्ट्रिक स्कूटर्स थे वो काफी ज्यादा सॉफ्टवेयर डिपेंडेंट थे, और इससे पहले किसी भी कंपनी ने इतना ज्यादा सॉफ्टवेयर किसी भी इलेक्ट्रिक स्कूटर में नहीं डाला था। इवन इंडिया छोड़ो, ग्लोबली भी किसी ने नहीं डाला था। इस वजह से कई सारे लोगों को ग्लिचेस आए। इवन मेरे खुद के पास भी, और मेरे को कभी कभी अपना स्कूटर रीस्टार्ट करना पड़ता है एटलीस्ट महीने में 1 या 2 बार, तो क्योंकि सॉफ्टवेयर भी देखा तो अभी भी पूरी तरीके से रिफाइंड नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि जब फ्यूचर के वर्जन्स हैं तब जाके चीज और ज्यादा अच्छे तरीके से रिफाइंड हो। इवन देखा जाए तो आफ्टर सेल सर्विस भी एक ऐसी चीज है जहाँ पे ओला इलेक्ट्रिक को यहाँ पे और काम करने की जरूरत है। कंपनी ने जरूरत से ज्यादा स्कूटर्स यहाँ पे बेचती है, और अगर ज्यादा स्कूटर बेचे तो अगर स्मॉल परसेंटेज में भी अगर दिक्कत आएगी, मान लो 1% स्कूटर में भी दिक्कत आई और मार्केट में 5 लाख है, तो वो 1% यहाँ पे 5000 स्कूटर होता है, तो उसको रिपेयर करने की कैपेबिलिटी यहाँ पर होनी चाहिए। हालांकि मुझे को पता है कि ओला वाले हर एक चीज को सुनते हैं और हर एक चीज के ऊपर काम करते हैं। अगर वो हर एक चीज नहीं सुन रहे होते, काम नहीं कर रहे होते ना, तो कंपनी 2022 में बंद हो चुकी होती, क्योंकि इन्हीं के पास शुरुआत में बहुत हर्डल आए थे, सारी चीजें एक एक करके फिक्स करी। अभी भी चीजें फिक्स कर रहे हैं, लेकिन देख रहे हैं कि कितना लंबा यहाँ चलते हैं। तो ये लग रहा है कि काफी सारी कंपनीज यहाँ पे लॉन्ग गेम खेल रही है, वो भी अपने प्रोडक्ट्स उतार रही है। अब देखने वाली बात है कि ओला जैसी कंपनी से यहाँ पे फाइट किस तरीके से करती है। कुछ चीजों पे ओला ने सही काम किया, कुछ जगह इंप्रूव करने की जरूरत है। और देखने वाली बात है कि इस साल जो बाइक्स उतारेंगे उनकी स्पेसिफिकेशन क्या रहती है, क्या वो लॉन्ग रेंज प्रॉमिस करते हैं कि नहीं, और उनकी प्राइस पॉइंट यहाँ पे कैसे रहता है। क्योंकि यहाँ पर मैं सुनता रहता हूँ कि कंपनी यहाँ पर 1 से 1.5 लाख के बीच के प्राइस पॉइंट पे भी अपनी बाइक वगैरह उतार सकती है, जो कि अगर उतारे तो बहुत अच्छी चीज है, और प्रीमियम कैटेगरी में भी उतारना चाहती है। और कार एक देखने वाली चीज है, क्या वाकई में इनकी जो कार है इस साल आपको देखने को मिलती है? ऐसे कई सारे सवाल है जो अब का हम इंतजार कर रहे हैं। तो यार जैसे इसके आंसर मिलेंगे, चीजों के बारे में पता लगेगा, उसके बारे में आपको सारी इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। लेकिन फिलहाल ये एक छोटी सी यहाँ पर कहानी चल रही थी ओला इलेक्ट्रिक की। अब इसके बारे में कुछ और बातें पता चलेंगी तो आपको वीडियो बना के बताते रहेंगे, और अगर आप उन सबको मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू आपका वीडियो देखने के लिए। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वन के अंदर। गुड बाय।